नमस्ते दोस्तों। आखिर कौन थी वो रानी जिसने अपने पति को मारकर एक चोर से जबरदस्ती विवाह कर लिया? पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहिए। सूर्यभान नामक एक विशाल राज्य में राजा वीरसेन और उनकी पत्नी चंद्रिका का शासन था। यह राज्य हिमालय की गोद में बसा हुआ था, जहां हर तरफ हरे भरे जंगल, चमकते झरने और सोने जैसे खेत फैले हुए थे। राजा और रानी हमेशा दुखी रहा करते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। वे दिन-रात प्रजा की भलाई के लिए चिंतित रहते। उनकी पत्नी चंद्रिका की सुंदरता ऐसी थी कि मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उनका हृदय भी उतना ही कोमल और बुद्धिमान था, लेकिन उनकी मुस्कान में एक ऐसा गहरा राज छिपा है कि जिसे जानकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राज्य के लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक न टिकी। एक दिन दूर के पहाड़ों से एक शातिर चोर आ धमका, जिसका नाम कालू था। कालू 25 वर्ष का एक खूबसूरत युवक था। वो हालातों और गलत संगत के कारण एक शातिर चोर बन गया था। लोग उसे कालू इसलिए कहते थे क्योंकि वह रात में शाया की तरह चोरी करता था और हमेशा किसी न किसी तरीके से बच निकलता था। राज्य के लोग अब डर के साए में जी रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वो चोर कहाँ छिपा है। सभी लोग अपने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते। राजा वीरसेन ने इस पर गहन चिंता जताई। उन्होंने अपनी सेना के सेनापति को बुलाया और सख्त आदेश दिया, इस चोर को पकड़ कर लाओ। राज्य की शांति का दुश्मन है ये। सेना ने कई जाल बिछाए, घोड़ों पर सवार होकर गश्त बढ़ाई, लेकिन कालू हर बार बच निकलता। एक बार तो वो सैनिकों के घेराव से बचने के लिए नदी में कूद गया और मछली की तरह तैरकर भागा। राज्यवासी निराश हो गए। एक शाम राजा वीरसेन अपने विश्वासपात्र मंत्री हरिप्रसाद से सलाह लेने बैठे। मंत्री जी एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे, जिनकी आंखों में ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती। राजा ने कहा, हरिप्रसाद, ये कालू नामक चोर हमारी नींद उड़ा रहा है। सेना भी असहाय हो रही। कोई उपाय बताओ। मंत्री ने गहन चिंतन किया और बोले, महाराज, ये चोर साधारण नहीं, वो जासूसों से भी सावधान रहता है। शायद हमें कोई अप्रत्याशित चाल चलनी होगी। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन मन में कोई विचार न आया। तभी उनकी नजर रानी चंद्रिका पर पड़ी, जो पास ही बैठी सब सुन रही थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारी बुद्धि तो राज्य का सबसे बड़ा रत्न है। क्या तुम इस संकट से हमें बचा सकती हो? चंद्रिका ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपके राज्य की रक्षा मेरा धर्म है। मैं जो कुछ कर सकूं करूंगी। मंत्री ने भी सहमति जताई। उधर कालू का मन अब बड़ी चोरी पर अड़ा था। वो सोचता, इस राज्य का सबसे अनमोल खजाना राजमहल में ही छिपा है। सोना, हीरे और राजकीय आभूषण इत्यादि। उसने रात का इंतजार किया। अमावस्या की काली रात में, जब चांद भी छिप गया था, कालू महल की ओर प्रस्थान किया। वो जंगलों के घने रास्तों से गुजरा, पहाड़ी चट्टानों पर चढ़ा और महल के पीछे वाले पुराने हिस्से तक पहुंच गया। महल के मुख्य द्वार पर मशालों की रोशनी में सैनिक तलवारें लहरा रहे थे। कालू ने छिपकर देखा। तभी उसे याद आया कि महल की पिछली दीवार में एक पुराना सुरंग का रास्ता है, जो वर्षों से बंद पड़ा था। वहां कचरा झाड़ियां उगी हुई और सैनिक कभी न झांकते। कालू ने चुपके से वहां पहुंचा, अपनी कुदाल से कचरा हटाया और सुरंग से अंदर घुस गया। हृदय की धड़कन तेज थी, लेकिन उत्साह और भी ज्यादा। अब वो महल के भीतर प्रवेश कर गया था। अब उसकी नजर उस खजाने की ओर थी जिसे वह चुराने आया था। जब वो खजाने के कमरे की ओर बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कोई साधारण सुरक्षा नहीं थी। क्या वो इन जालों को पार कर पाएगा या फिर ये उसकी हार का दिन होगा? चोर ने पूरी कोशिश किया था कि वो राजमहल के खजाने को चुराए, लेकिन वहां की सुरक्षा इंतजामों ने उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया।
वो खजाने के कमरे में दाखिल होने में असफल हो गया और उसकी सारी योजना ध्वस्त हो गई। हालांकि वो चोर हार मानने वाला नहीं था। वो निराश नहीं हुआ, बल्कि सोचने लगा कि अगर खजाना नहीं मिल सका तो कम से कम कुछ और चुराया जा सकता है। वो राजमहल में कुछ और कीमती चीज ढूंढने लगा तो अचानक उसकी नजर राजा के शयन कक्ष की ओर पड़ी। उस कमरे के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे राजा के कक्ष के पास पहुंचा और उसने जो देखा वो उसे और भी हैरान कर गया। राजा वीरसेन अपने निजी कमरे में अपने सभी कीमती वस्त्र आभूषण निकाल कर रख रहे थे। राजा ने अपनी सारी रात्रि की पोशाकें और आभूषण एक तरफ सजाकर रख दिया और अपनी रानी के साथ वो आराम से सो गया। ये दृश्य देखकर चोर को एक नया अवसर नजर आया। वो राजा के पास से धीरे धीरे रात्रि के वस्त्र और गहनों को चुपके से उठाने ही वाला था, लेकिन तभी रानी चंद्रिका की नींद खुल गई। शायद हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। तभी उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो उसके कमरे में घुस आया था। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। रानी ने अपने अनुभव और साहस का प्रयोग करते हुए चोर के हाथ पकड़ लिए। चोर ने सोचा था कि राजा और रानी को कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन रानी के साहस और समझदारी ने उसकी सारी उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। वो चोर अब रानी के गिरफ्त में था। रानी ने चोर को अपने खड़े शब्दों में चेतावनी दिया, तुमने चोरियां की है और आज मुझे तुम्हें पकड़ लिया है। अब तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें प्राण दंड की सजा हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम मेरी शर्त मान सको तो तुम इस सजा से बच सकते हो। उस चोर के चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था। वो जानता था कि अगर रानी का आदेश नहीं माना तो उसे बेशक कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए उसने डरते डरते कहा, रानी, आप जो भी कहेंगी वो करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। रानी चंद्रिका ने दबे स्वर में कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक रात रहनी पड़ेगी, और यदि तुम इसे नहीं मान सको तो प्राण दंड के लिए तैयार रहो। वो चोर रानी की शर्तें को सुनकर हैरान होकर कहा, महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? आप इस राज्य की रानी हैं और मैं एक चोर हूं। मैं आपके साथ एक रात कैसे बिता सकता हूं? यह तो असंभव है। रानी ने एक गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानते हो तो तुम्हारी सजा से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। चोर की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। उसका मन अंदर से परेशान था, लेकिन कहीं न कहीं वो भी रानी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था और रानी के इस अजीब शर्त के लालच में फंस चुका था। वो सिर को झुकाकर बोला, ठीक है महारानी, मैं आपकी शर्त मानता हूं। मैं आपकी सेवा में पूरी तरह से हाजिर हूं। रानी ने उसकी इस स्वीकृति पर संतुष्टि की एक झलक देखी और कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। इस एक रात से तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। वो चोर जो पहले कभी इस स्थिति में नहीं था, रानी के साथ वो रात बिताने के लिए तैयार हो गया। रानी चंद्रिका और वह चोर दोनों राजा के कक्ष में ही अपने काम वासना से लिप्त हो गए। रात का समय था और महल में घना सन्नाटा था। जब रानी ने देखा कि अब सुबह होने वाली है तो उसने चोर से कहा कि अब तुम चले जाओ। चोर चला गया, लेकिन वो रानी के साथ बिताए गए उस रात जो भूल नहीं पा रहा था। उसके बाद चोर हर रात रानी से मिलने आने लगा। रानी को भी अब उसकी आदत पड़ चुकी थी। एक रात वो दोनों फिर से अपने गलत इरादों में खोए हुए थे। तभी अचानक राजा वीरसेन की नींद खुल गई। उसने देखा कि रानी चंद्रिका उसके कमरे में एक गैर पुरुष के आगोश में काम वासना में लिप्त थी। ये दृश्य देखकर राजा की आंखों में अंधेरा छा गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसके प्राणों से प्यारी रानी भी कभी ऐसा कर सकती है, और ये स्थिति उसके लिए बहुत उलझन भरी थी। रानी चंद्रिका ने जब राजा की ओर देखा तो वो घबरा गई, लेकिन वो जानती थी कि राजा इस स्थिति में देखने के बाद चुप नहीं रहेंगे
और शायद उन दोनों को प्राण दंड भी दे सकता है। रानी ने बिना सोचे समझे बिस्तर के पास रखी तलवार को झट से उठा लिया। राजा वीरसेन ने आश्चर्य से देखा, चंद्रिका, तुम क्या? लेकिन वाक्य पूरा न होने पाया। रानी का हाथ तेजी से चला और एक ही वार में राजा का अंत हो गया। खून की धार फर्श पर बहने लगी और कक्ष में मौत की सनसनी फैल गई। रानी का यह कदम बहुत तेज और अचानक था। राजा वीरसेन, जो एक वीर और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, अब अपनी पत्नी के हाथों मारे गए थे। यह दृश्य उस चोर के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। वो डर से कांपने लगा और पूरी तरह से घबराया हुआ था। रानी ने जिस तरह से राजा को मारा था, उससे वो चोर और भी भयभीत हो गया और वो खिड़की से कूदकर राजमहल से बाहर भागा। उसने भागते हुए ये तय किया कि वो अब इस राज्य से दूर जाकर कहीं छिप जाएगा। इधर रानी ने शव को चादर से ढका और खुद बिस्तर पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा का निधन राज्य के भविष्य के लिए किस तरह के परिणाम लाएगा, ये अभी तय होना बाकी था। सुबह का समय था और महल में शांति का वातावरण था। सिपाहियों ने राजा के कक्ष के बाहर कुछ खून के छींटे देखे, इसलिए वे सब राजा के कक्ष में गए। वहां उन्हें राजा का शव मिला। ये देख सब हैरान हो गए। जल्दी ही सिपाही ने इस खबर को पूरे महल में फैला दिया और राजमहल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, राजा वीरसेन को किसने मारा? राज्य के मंत्री और दरबारी भी इस खबर को सुनकर तुरंत राजा के कक्ष में आ पहुंचे। सभी की आंखों में चिंता और शोक था। रानी चंद्रिका भी राजा के शव के पास बैठकर रो रही थी और दुखी होने का नाटक कर रही थी। लेकिन उसके व्यवहार को देखकर मंत्री को शक हो गया। मंत्री एक ऐसी साध्वी को जानता था जो राज्य के उत्तर दिशा में जंगल में रहती है और वो हर छुपे रहस्य को बता देती है। बिना देर किए हरिप्रसाद कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल घना था, पेड़ों की छाव में अंधेरा, कांटेदार झाड़ियां और दूर कहीं शेर की दहाड़। मंत्री घंटों पैदल चले, लेकिन हार न मानी। अंततः एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। अंदर एक वृद्ध साध्वी बैठीं थी, जिनकी आंखों में सदियों का ज्ञान झलकता था। उनके पास एक धूप बत्ती जल रही थी और हवा में सन्यासी वासना फैली। हरिप्रसाद ने प्रणाम किया। माता, हमारा राज्य संकट में है। राजा वीरसेन की हत्या हो गई। कृपया बताइए, अपराधी कौन? साध्वी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि राजा को खुद रानी ने ही मारा है, तो वो डर गई और उसने सोचा कि यदि मैं अभी इस मंत्री को सच बताती हूं तो शायद वो विश्वास नहीं करेगा, और अगर ये बात रानी को पता चली तो वो मुझे मृत्यु दंड भी दे सकती है। इसलिए उस साध्वी ने बड़े ही चतुराई से बिल्कुल वैसे ही घटना को दोहराने के लिए एक मायाजाल बिछाते हुए धीमे स्वर में बोली, बेटा, सत्य जानना चाहते हो तो मेरी झोपड़ी के पीछे आम का पेड़ देखो। उसे जड़ से उखाड़ो और जड़ पकड़कर खड़े रहो। वो पेड़ तुम्हें सत्य के द्वार तक ले जाएगा। लेकिन सावधान, रास्ता भ्रमों से भरा है। मंत्री ने महिला की बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि वह जानता था कि वृद्ध महिला एक रहस्यमय और ज्ञानी व्यक्ति थी। मंत्री ने उसी दिशा में बढ़ते हुए कुटिया के पीछे लगे आम के पेड़ को देखा। वो पेड़ साधारण दिखता था, लेकिन उसकी जड़ में कुछ खास था, जैसा कि वृद्ध महिला ने बताया था। मंत्री ने उस पेड़ को जड़ से पूरी तरह से उखाड़ने की कोशिश किया। कुछ समय बाद उसने पूरी जड़ निकाल ली और उसे हाथ में पकड़े रखा। जड़ पकड़ते ही अचानक से एक अजीब सा हलचल महसूस हुआ और मंत्री को यह महसूस हुआ कि वो एक अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ गया है। वो पेड़ उसे एक रहस्यमय मार्ग की ओर खींचा गया, जो सीधे एक पर्वत के पीछे जा रहा था। ये मार्ग उसे पर्वत की ओर ले गया और रास्ते में मंत्री को किसी गहरी शक्ति का आभास हो रहा था। जैसे जैसे वो रास्ते पर बढ़ता गया, उन्हें कुछ अदृश्य आवाजें सुनाई देने लगी और एक रहस्यमयी रोशनी भी दिखाई देने लगी। मंत्री पर्वत के पीछे पहुंच गया और वहां उसने एक बेहद सुंदर महल देखा। महल सोने चांदी से सजा था
महल के अंदर प्रवेश करने पर उसने देखा कि ये स्थान बहुत रहस्यमय और आकर्षक था। महल के भीतर वो एक जादूगर और उसकी सुंदर बेटी को देखता है। जादूगर अपनी बेटी से कह रहा था, बेटी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। इस दौरान तुम किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देना। जादूगर की बात सुनकर मंत्री ने थोड़ी देर तक छिपकर महल के अंदर के वातावरण का निरीक्षण किया। वो देख रहा था कि ये महल सामान्य नहीं था। यहां का माहौल कुछ अलग था, जैसे कोई जादुई शक्ति इस स्थान पर वास करती हो। मंत्री ने मन ही मन सोचा कि शायद यही वो स्थान है जहां उसे अपने सवालों का उत्तर मिल सकता है। जब जादूगर और उसकी बेटी की बात खत्म हुई और जादूगर बाहर जाने लगा, तो मंत्री ने चुपचाप महल के भीतर प्रवेश कर लिया। उसने सावधानी से कदम रखा ताकि जादूगर की बेटी को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। महल में प्रवेश करते ही मंत्री ने देखा कि वहां की सजावट और वास्तुकला कुछ बेहद अद्भुत और रहस्यमय थी। मंत्री ने धीरे धीरे महल के भीतर गहराई में कदम बढ़ाया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि महल में और भी अजीब वस्तुएं रखी हुई थी जो किसी खास रहस्य को छिपाए हुए थी। मंत्री का ध्यान अब एक खास कमरे की ओर गया जहां कुछ प्राचीन ग्रंथ और एक जादुई वस्तु रखी थी। वो जानता था कि यही वो स्थान हो सकता है जहां उसे राजा की मौत के रहस्य का समाधान मिल सकता था। अब मंत्री के सामने बड़ा सवाल था, क्या वो उस जादुई वस्तु और प्राचीन ग्रंथ से वो जानकारी प्राप्त कर पाएगा जो उसे राजा वीरसेन की मौत और रानी चंद्रिका के फैसले के रहस्य को समझने में मदद करेगी। मंत्री धीरे धीरे महल के भीतर आगे बढ़ते गए और अचानक वो जादूगर की बेटी के सामने आ गए। जब उसकी बेटी ने मंत्री को देखा तो वो डर गई, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन मंत्री ने शांत स्वर में अपनी पहचान बताई। डरो मत, मैं एक राजा का मंत्री हूं और मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है क्योंकि मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। उसकी बेटी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। वो मंत्री से बात करने के लिए बैठ गई और दोनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। मंत्री ने उसे समझाया कि वो राजा वीरसेन की हत्या के रहस्य का समाधान खोजने के लिए यहां आया है। मंत्री की बातों ने जादूगर की बेटी को दिलचस्पी में डाल दिया और वो उसकी मदद करने को तैयार हो गई। धीरे धीरे मंत्री और जादूगर की बेटी के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। मंत्री को जादूगर की बेटी का रूप, उसकी बुद्धिमानी और समझ बहुत भाने लगी। वही जादूगर की बेटी को भी मंत्री का व्यक्तित्व और उसकी निष्ठा बहुत पसंद आने लगी। कुछ दिन और फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। मंत्री अब हर दिन जादूगर की बेटी के साथ समय बिताने लगा। जादूगर का जब भी बाहर जाना होता, उसकी बेटी और मंत्री आपस में बैठकर बातें करते और दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जब भी जादूगर महल में आता था, उसकी बेटी मंत्री को एक विशेष चित्र बना देती थी और उस चित्र को महल की दीवार पर लटका देती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। मंत्री और जादूगर की बेटी के बीच बढ़ते हुए रिश्ते ने कई सवालों को जन्म दिया। क्या मंत्री का यह रिश्ता भविष्य में कोई नई समस्या पैदा करेगा? क्या जादूगर की बेटी के साथ मंत्री का यह गहरा संबंध राजा वीरसेन की मौत के रहस्य का समाधान ढूंढने में मदद करेगा? ये सभी सवाल अब नए मोड़ की ओर इशारा कर रहे थे और ये देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री और जादूगर की बेटी की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब पूरी तरह से जादूगर की बेटी की सुंदरता और आकर्षण में खो चुका था। उसका ध्यान अब अपने उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुका था। वो अब अपने मिशन को भूल चुका था और महल में बिताए गए समय ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। जादूगर की बेटी के साथ बिताए गए दिन उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे और वो दिन प्रतिदिन इस संबंध में और गहरे कुएं में फंसता जा रहा था। लेकिन जैसा कि समय गुजरता गया और 6 महीने बीतने के बाद वो एक दिन महसूस करता है कि वो वृद्ध साध्वी की जादुई शक्ति के प्रभाव से बाहर आ चुका है। वृद्ध साध्वी का जादू अब खत्म हो चुका था और वो मंत्री फिर से उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो वृद्ध
साध्वी रहती थी। मंत्री लौटकर अपने राजमहल आ जाता है, लेकिन उसका मन भारी लग रहा था। वो हमेशा जादूगर की बेटी की याद में खोया हुआ रहता था। हर पल मंत्री को उसकी याद आने लगी थी। मंत्री फिर से जंगल में आता है और उसे वृद्ध महिला से मिलता है। मंत्री ने उससे कहा, हमें फिर से जादूगर के महल के पास जाना है। मैं जादूगर की बेटी को चाहने लगा हूं, उसके बिना नहीं रह सकता हूं। यह सुनकर उस महिला ने गहरी सांस ली और कहा, अब तो मेरे पास वो आम का जादुई पेड़ भी नहीं है जिस पर तुम मुझ तक पहुंच सकते थे। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो। तुम अपने बेटे को लेकर आओ और मैं तुम्हें फिर से उस तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगी। मंत्री ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर उसके पास आया। उसने मंत्री से कहा, तुम्हें अपने बेटे को मारना होगा और फिर उसके सिर को पकड़कर तुम उस रहस्यमय स्थान पर जा सकोगे जहां वह जादूगर और उसकी बेटी रहते हैं। यह सुनकर मंत्री का मन विचलित हो गया, लेकिन वो जादूगर की बेटी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वो बिना किसी सोच विचार के तलवार निकालता है और अपने बेटे की जान लेने की दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। वो तलवार को उठाता है और जैसे ही वह अपने बेटे को मारने ही वाला था, तभी वो महिला उसे रोकते हुए कहती है, रुको, तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारी इच्छा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर के काम लिप्सा का परिणाम है। तुम इस रास्ते पर जाने से पहले एक बार अपने दिल और दिमाग की आवाज सुनो। मंत्री कुछ देर के लिए चौंकता है और उसकी तलवार आहिस्ता से नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प और उलझन दिखाई देती है। वृद्ध महिला ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, यह रास्ता तुम्हें खुशियों के बजाय अंधेरे में ले जाएगा। तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारे बेटे की जान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वो वृद्ध साध्वी कहती है, यही है तुम्हारे प्रश्न का जवाब जो तुम मुझसे जानना चाहते थे। राजा को किसने मारा था? जिस तरह तुम उस जादूगर की लड़की के प्यार में आकर अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, उसी तरह रानी चंद्रिका ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए रजा को मारा था। यह सुनकर मंत्री चौंक गया। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रानी चंद्रिका, जो इतनी सुंदर और गुणी थी, अपने पति को मारने का ऐसा कदम उठा सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उलझन थी। उसने महिला से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? रानी ने राजा को मारा था, यह कैसे हो सकता है? वृद्ध महिला ने गहरी सांस ली और कहा, हां, यह सच है। रानी चंद्रिका ने राजा की हत्या की, और जिस तरह से तुम उस जादूगर की बेटी के लिए महसूस किया था और अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए थे, रानी को यह विश्वास हो गया था कि राजा विरसेन की मृत्यु से वह भी अपनी इच्छा को पूरा कर सकती है। मंत्री को अब एहसास हुआ कि वो जादूगर की बेटी को पाने के लिए जो रास्ता अपना रहा था वो एक गलत रास्ता था। उसने अपने बेटे की ओर देखा, जो डर के बजाय अब चिंता के साथ उसे देख रहा था। मंत्री की आंखों में पश्चाताप की झलक थी, क्योंकि उसने अपनी अंधी मोहब्बत और आकर्षण के कारण अपने बेटे की जान खतरे में डाल दिया था। वो जानता था कि अब उसे सही रास्ते पर लौटना होगा और उसकी असली जिम्मेदारी अपने परिवार और राज्य के प्रति थी। अब मंत्री को यह समझ आ चुका था कि जो प्यार और मोहब्बत उसने जादूगर की बेटी के लिए महसूस किया वो असली नहीं था, बल्कि एक भ्रम था। उसे अपने उद्देश्य को फिर से पहचानने की जरूरत थी और वो वापस अपने रास्ते पर आ गया। वृद्ध महिला ने कहा, अब तुम्हें इस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें रानी चंद्रिका का सच सामने लाना होगा ताकि राज्य को फिर से शांति मिल सके। तुम अब इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते हो। मंत्री ने वृद्ध महिला की बातों को सुना और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को समझा। वो जानता था कि अब उसे राजा की हत्या के रहस्य को उजागर करना होगा और रानी चंद्रिका को न्याय के कटघरे में लाना होगा। मंत्री अपने राज्य में वापस लौट जाता है और रानी की सच्चाई को सबके सामने रखता है। रानी को प्रजा के द्वारा बड़ी सजा दी जाती है और मंत्री के बुद्धिमानी को देखते हुए उसे राज्य का राजा बना दिया जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं।